नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश भट्ट स्वागत करता हूं आप सभी व्यूवर्स का आपके अपने चैनल पर, जहां आपको इंश्योरेंस, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से संबंधित विषयों पर काफ़ी यूजफुल वीडियोस मिलती हैं। इन विषयों पर नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अच्छी वीडियोस आपके सहयोग से और भी लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा विषय LIC पॉलिसी के सरेंडर से संबंधित है। पॉलिसी सरेंडर से हमारा तात्पर्य पॉलिसी को बंद कराकर जमा किए गए पैसे निकालने से होता है। पॉलिसी लेने के कुछ वर्षों पश्चात जब पॉलिसी होल्डर आर्थिक समस्याओं या अन्य कारणों से अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाता तो इस विकल्प को चुनता है। सरेंडर कराने के लिए LIC की कुछ शर्तें एवं नियम होते हैं। सरेंडर की प्रोसीजर पूरी करने के पश्चात पॉलिसी आगे के लिए बंद हो जाती है और इस प्रकार पॉलिसी होल्डर को आगे कोई प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ता। सरेंडर का विकल्प आर्थिक परेशानी के समय पॉलिसी होल्डर को सुविधाजनक लगता है, परंतु वास्तविकता यह है कि सरेंडर से हर तरह से नुकसान पॉलिसी होल्डर का ही होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा पॉलिसी सरेंडर कब करा सकते हैं, पॉलिसी सरेंडर के फायदे या नुकसान, पॉलिसी सरेंडर का अमाउंट किस बात पर निर्भर करता है, पॉलिसी सरेंडर रिक्वेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से दे सकते हैं, सरेंडर रिक्वेस्ट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं और सरेंडर की जो डॉक्यूमेंट हैं वो किस ब्रांच में जमा करने होते हैं, सरेंडर अमाउंट हमारे अकाउंट में कितने दिन में क्रेडिट हो जाता है इत्यादि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने पॉलिसी सरेंडर से संबंधित लगभग सभी सवालों को लिया है। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनें ताकि इस विषय से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, आइए इस विषय पर मैं आपको और अधिक एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहा हूँ। दोस्तों, हमें LIC ये सुविधा देता है कि हम पॉलिसी को कभी भी सरेंडर करा के बंद करा सकते हैं, लेकिन ऐसा वही पॉलिसी होल्डर करा सकते हैं जिसकी पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे हो गए हों और 3 वर्ष का प्रीमियम जमा किया जा चुका हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पॉलिसी सरेंडर से पॉलिसी होल्डर काफ़ी नुकसान में रहता है। एक तो पेड प्रीमियम में से काफ़ी पैसा कट के उसे मिलता है, दूसरा पॉलिसी बंद हो जाती है और रिस्क कवर भी खत्म हो जाता है। इसलिए पॉलिसी सरेंडर का विकल्प सही नहीं माना जाता। अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ समय के लिए पैसे की ज़रूरत हो तो पॉलिसी सरेंडर करने से बेहतर विकल्प होता है LIC से अपने पॉलिसी के आधार पर लोन ले लेना, जिसमें काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है और इसके इंटरेस्ट को पे करते हुए इसके लोन के अमाउंट को मैच्योरिटी तक आगे पे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सुविधाजनक रहता है। इसमें रिस्क कवर भी साथ में चलता रहता है और हमारी पॉलिसी भी बच जाती है। अगर पॉलिसी होल्डर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे पैसे नहीं भर सकता और पॉलिसी 3 वर्ष तक पेड कर चुका है और उसकी पेड अप वैल्यू आ चुकी है, तो भी सरेंडर से अच्छा होगा कि वो पॉलिसी को वहीं पे छोड़ दे। ऐसा करने से उसका नुकसान होता है, वो उससे बच जाएगा और दूसरा मैच्योरिटी पर उसको बढ़ के ही पैसा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिसी का सरेंडर अमाउंट किस बात पर निर्भर करता है। पॉलिसी का सरेंडर अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी पॉलिसी कितने साल से चल रही थी। जितने साल ज़्यादा पॉलिसी चलाने के बाद हम सरेंडर कराते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें अमाउंट मिलता है। मान लीजिए 3 साल के पश्चात हमें 50% मिल रहा है, तो वही हम अगर 6 साल 7 साल की बात करते हैं तो हमें 60%, फिर आगे 70%, 80%, इस हिसाब से हमारा जो प्रीमियम है उसका परसेंटेज के रूप में हमें अमाउंट मिलता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसी सरेंडर कराने की रिक्वेस्ट हम किस तरीके से दे सकते हैं। LIC की तरफ से ऑनलाइन रिक्वेस्ट की अभी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हमें ब्रांच में जाके ऑफलाइन ही इसके डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। इसकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमें जो हमारी होम ब्रांच है जहाँ से हमने पॉलिसी ली हुई है या जहाँ हमने ट्रांसफ़र करा रखी है पॉलिसी, हमें उसी ब्रांच में जाके जमा कराने होते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कि सरेंडर के वक्त हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में देने होते हैं।
एक तो हमें ओरिजिनल हमारा बॉन्ड पेपर जो है वो जमा कराना होता है, साथ में उसके कैंसिल चेक विद नेम, पॉलिसी होल्डर के नाम से जो कैंसिल चेक है वो देना होता है। अगर चेक में नाम ना हो तो नोटरी या ओथ कमिश्नर से एफिडेविट लगा के देना होता है, और अगर बॉन्ड खो गया हो तो बॉन्ड की डुप्लीकेट कॉपी निकलवा के देनी होती है। साथ में सरेंडर फॉर्म और NEFT फॉर्म जो कि ब्रांच से मिलता है या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करके देना होता है, और एक ID प्रूफ जिसमें हमारी डिटेल पूरी दी हुई होती है। यदि सरेंडर वैल्यू का जो अमाउंट है वो ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके साथ पैन कार्ड भी लगाना होता है, और ये सारी चीज़ें ब्रांच में देने के बाद लगभग 15 दिन में अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिसी को सरेंडर कराने से बेहतर होता है उस पर लोन ले लेना। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो हर हाल में लोन लेना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि लोन लेने से हमारी पॉलिसी बचती है और कुछ टाइम बाद हम वो लोन का अमाउंट पे करके अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू सुरक्षित चला सकते हैं। और लोन हमारा जो सरेंडर वैल्यू बनती है उसका 90% तक हमें मिल जाता है, और सरेंडर वैल्यू तभी बनेगी जब हमारा पेड अप वैल्यू आ चुकी है, अर्थात जब 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये नियम लागू होता है 31 जनवरी 2020 तक ली हुई पॉलिसीज़ पे। जैसा कि फरवरी 2020 से पॉलिसीज़ अपडेट की गई थी, कुछ बदलाव किए गए थे, तो वहाँ पे कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया था। जैसे कि वहाँ पे जो सरेंडर करने की जो ईयर्स होते हैं किसी पॉलिसी को 3 साल से 2 साल कर दिए गए हैं, अर्थात फरवरी 2020 से जो भी पॉलिसी ली गई है वो अगर 2 साल चल जाती हैं तो 2 साल के पश्चात भी उनको सरेंडर किया जा सकता है, या उनको वैसे ही छोड़ा जा सकता है। पॉलिसी लैप्स हो जाएगी लेकिन वो अमाउंट मैच्योरिटी पे हमें बढ़ के फिर भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने लगभग जो भी सवाल अक्सर पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से पूछे जाते हैं या उनके मन में आते हैं वो सारे सवाल इसमें लिए हैं। अगर फिर भी कोई सवाल इसमें आपके मन में रह गया हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करिए मुझे, मैं उनका आंसर आपको दूंगा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।